नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा के तहत अधिक महिला केंद्रित रोजगार सृजित किए जाने चाहिए। लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम उठाया गया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई। नेस्कॉम ने हेल्थ केयर इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इनोवेशन रिपोर्ट जारी की। खुले समुद्र के उपयोग को शासित करने वाली संधि पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक शुरू हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा के तहत अधिक महिला केंद्रित रोजगार सृजित किए जाने चाहिए। समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के संबंध में अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आइए अब आपको बताते हैं कि समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की हैं। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 50 अतिरिक्त दिवसों का कार्य प्रदान किया जा सकता है। साथ ही समिति ने ये भी कहा है कि राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधि से अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान कर सकती हैं। महिला केंद्रित कार्यों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक शक्ति को मजबूत किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश के मुताबिक मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 1/3 संख्या से अधिक रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से भागीदारी 50% के आसपास स्थिर रही है। समिति के मुताबिक मजदूरी में वृद्धि के लिए मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक यानी CPI-AL की बजाय संगत मुद्रास्फीतिकारी सूचकांक को आधार बनाया जाना चाहिए। CPI-AL श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये अलग अलग होता है। समिति ने ये भी कहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी की असमानता को खत्म करने के लिए पूरे देश में एक एकीकृत मजदूरी दर होनी चाहिए। वर्तमान में ये अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 193 रुपए से लेकर 318 रुपए तक है। साथ ही निधियों को समय पर जारी करने के लिए राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की जरूरत है और इसके अलावा खर्च नहीं की गई राशि को बेहतर कार्यों में लगाया जाना चाहिए। समिति के मुताबिक गरीब और हाशिए पर लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मनरेगा एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। ग्रामीण विकास विभाग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। ये मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दी जाती है। परिवार के उन वयस्क सदस्यों को कार्य दिया जाता है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण कराते हैं। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम उठाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करेगी। इसके लिए आयोग ने लद्दाख के पुगा में अपना पहला कुआं खोदना शुरू कर दिया है। ONGC इस परियोजना के माध्यम से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहता है। इस परियोजना से दूर दराज की बस्तियों और पूर्वी क्षेत्र में बड़े रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इससे जनरेटर चलाने के लिए डीजल पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। भूतापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए जल तापीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। इन संसाधनों में जल और ऊष्मा दोनों शामिल होते हैं। जमीन के नीचे अधिक गहराई में गर्म पानी और भाप को भूमिगत कुओं से पाइप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और फिर इनका इस्तेमाल विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा का लाभ ये है कि ये कार्बन रहित होती है। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इससे निरंतर और बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा से कई कमियां जुड़ी हैं, जैसे कि ये स्थल विशेष ऊर्जा स्रोत है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन होता है, यानी कि जो परिचालन क्षेत्र है उसमें भी भूकंप के समान हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन आरंभ करने के लिए अधिक लागत आती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक अन्वेषण के मुताबिक भारत में लगभग 300 भूतापीय गर्म जल स्रोत हैं।
भारत में अन्य संभावित भूतापीय स्थल हैं लद्दाख में चुमाथांग, गुजरात में खंबात, छत्तीसगढ़ में तातापानी, तेलंगाना में खम्मम और महाराष्ट्र में रत्नागिरी। और आइए अब आपको बताते हैं भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के मूल प्रकारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शुष्क वाष्प यानी ड्राई स्टीम के बारे में। इसमें जनरेटर टरबाइन को चालू करने के लिए भूतापीय जलाशय से सीधे भाप का उपयोग किया जाता है। दूसरा है फ्लैश स्टीम। इसमें भाप उत्पन्न करने के लिए भूतापीय जलाशय के उच्च दाब वाले गर्म जल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है बाइनरी चक्र। इसमें भूतापीय गर्म जल से ऊष्मा को दूसरे तरल में स्थानांतरित किया जाता है जो भाप में बदल जाती है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई। ये बस वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा निजी कंपनी KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित की है। दरअसल फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है। यह हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके विद्युत ऊष्मा और जल उत्पन्न करता है। फ्यूल सेल के उपयोग के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, परिवहन क्षेत्र और पोर्टेबल के तहत सैन्य क्षेत्र, सहायक बिजली इकाइयां, लैपटॉप आदि। इसके अलावा स्टेशनरी में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय भवनों आदि की बिजली की जरूरतों को पूरा करना। फ्यूल सेल के अन्य भी कई लाभ हैं। हाइड्रोजन की उच्च दक्षता और उच्च ऊर्जा घनत्व की वजह से इसकी परिचालन लागत कम है। साथ ही ये परिवहन के विकार्बनीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम है। इसके संचालन में ज्यादा शोर भी नहीं होता है और साथ ही मॉड्यूलर निर्माण की वजह से लघु आवासीय, ऑटोमोटिव और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण होने वाली धूम्र और स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। बैटरियों की तुलना में ये अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन फ्यूल सेल से संबंधित चुनौतियां भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के उत्पादन, परिवहन, ज्वलनशीलता और भंडारण के लिए अवसंरचना की कमी है। इसके अलावा फ्यूल सेल उच्च लागत वाली प्रौद्योगिकी है। यहाँ सेल के आकार और वायु, ऊष्मा और जल का प्रबंधन आदि जैसी तकनीकी चुनौतियां विद्यमान हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि फ्यूल सेल कैसे काम करता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु एनोड में प्रवेश करते हैं। यहाँ परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। इसके बाद धन आवेशित प्रोटॉन झिल्ली से होकर कैथोड तक पहुँचते हैं और फिर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक सर्किट के माध्यम से गुजरते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। और सर्किट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्यूल सेल के उप उत्पाद के रूप में जल और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन के साथ युग्म बनाते हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। DST के डेटा के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक शोधकर्ताओं में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2018 से बढ़कर 18.7% हो गई थी। ये वर्ष 2015 में 13.9% थी। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान और कृषि तथा स्वास्थ्य विज्ञान की तुलना में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम महिला शोधकर्ताएं थी। वर्ष 2018-19 में बाहरी छात्रों से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में 28% महिला प्रतिभागी शामिल थी। स्नातकोत्तर स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बेहतर रही है, लेकिन डॉक्टरेट के बाद के चरणों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी महिलाओं द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जाता है। जैसे कि सामाजिक स्थिति की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव, कम आयु में विवाह होना आदि समस्याएं हैं। इसके अलावा संस्थाओं से जुड़ी प्रथाएं जैसे कि नियमों और प्रथाओं में लैंगिक भेदभाव और साथ ही कुछ क्षेत्र महिलाओं के लिए प्रतिबंधित होना। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि किरण यानी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए DST की एक योजना है। उसके बाद बात करते हैं क्यूरी योजना की, यानी कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज। ये किरण योजना का एक उपघटक है। इसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अवसंरचना का विकास करना है। तीसरी योजना है विज्ञान ज्योति योजना। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित चुनने के लिए हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना है। ये जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस यानी गति परियोजना है। ये यूनाइटेड किंगडम के एथेना स्वान चार्टर पर आधारित है। स्टेम में महिलाओं के लिए इंडो US फेलोशिप शुरू की गई है। चिकित्सा और दवा निर्माताओं के गठजोड़ को समाप्त करने के लिए आचार संहिता अभी अनिवार्य नहीं है।
हाल ही में एक फार्मा कंपनी द्वारा चिकित्सकों को 1,000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार बांटने के आरोपों ने दवा विपणन के तरीकों में भ्रष्टाचार की मौजूदगी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग के तरीके को वर्ष 2015 से समान औषध विपणन पद्धति संहिता द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये एक स्वैच्छिक संहिता है। इसे फार्मा एसोसिएशन कंपनियों द्वारा अपनाया गया है। फार्मा मार्केटिंग में भी आमतौर पर भ्रष्टता या फिर अनैतिक व्यवहार देखा गया है, जैसे कि कंपनीज डॉक्टर्स को इस उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत देती हैं कि वे उनकी दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर शामिल करें। इसके अलावा आलेख प्रकाशित करने में मदद कर या सम्मेलनों में बोलने आदि का अवसर देकर चिकित्सकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करती हैं। चिकित्सकों को क्लिनिकल परीक्षणों में मुख्य परीक्षणकर्ता बनाकर या फिर किसी समिति का सदस्य बनाकर उन्हें अत्यधिक नकद भुगतान किया जाता है। ऐसे में फार्मा मार्केटिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यूसीपीएमपी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसे कानूनी दर्जा दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा विपणन तथा प्रचार में नैतिकता संबंधी प्रावधान को नए औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक 2022 में शामिल किया जाना है। कंपनियों द्वारा चिकित्सकों और पेशेवर संस्थानों को किए गए भुगतानों को समय समय पर बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा उपहार, यात्रा सुविधाएं आदि की पेशकश बंद की जानी चाहिए। साथ ही चिकित्सकों के औषध और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग के साथ व्यवहार के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता नियमावली 2002 को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जहां तक भी संभव हो, मरीजों को ब्रांड नामों के स्थान पर जेनेरिक नाम वाली दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करने वाले नियम बनाने चाहिए। नेस्कॉम ने हेल्थ केयर इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इनोवेशन रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार की वजह से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में हुए बदलावों पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 22 के बीच भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाजार में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 के अंत तक इसके 370 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में वर्तमान में 2000 से अधिक हेल्थ टेक स्टार्टअप हैं। इनमें 4 यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। वर्ष 2016 से 21 के बीच मेडिकल कॉलेजों में 35% की वृद्धि हुई है और इसी के साथ सरकारी स्वास्थ्य व्यय में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य पहलें भी की गई हैं, जैसे कि ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत योजना आदि। समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने वाले अन्य कारक हैं, जैसे कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। ये वर्ष 2025 तक 70 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने से वर्ष 2041 तक देश की आबादी में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी 16% तक पहुंचने का अनुमान है। और दूसरा है आय में वृद्धि। आपको बता दें कि वर्ष 2032 तक 70 मिलियन और लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा गैर संचारी रोगों की वजह से उपचार लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बेहद कम है। लगभग 30% जनसंख्या को बीमा की जरूरत है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन और दूरस्थ चिकित्सा में और वृद्धि होने की उम्मीद है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य सेवा की मांग में वृद्धि के कारण अस्पताल अवसंरचना क्षेत्र में व्यापक उछाल आने की संभावना है। अधिक आधुनिक तकनीक जैसे पहनने योग्य उपकरण, रोबोटिक सर्जरी आदि से व्यापक बदलाव होने की संभावना है और इसीलिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप बनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए अधिक कार्यबल को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसके अलावा सार्वजनिक खरीद के लिए आसान मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का डिजिटलीकरण और सैंडबॉक्स दृष्टि अपनाने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे भारत में 365 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में औपचारिक रूप से LADCS को आरंभ किया है। पूर्णकालिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसमें वकीलों को शामिल किया गया है। ये लोक रक्षक प्रणाली के अनुरूप है। इस प्रणाली में सरकार एक वकील को नियोजित करती है। ये वकील उन लोगों की सहायता करता है जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है और जो वकील की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था, जैसे कि विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए
नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना। मून लाइटिंग का मतलब है मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना। इसलिए कई कंपनियों द्वारा इसे अनैतिक माना जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम के चलन ने कर्मचारियों को इस विकल्प को अपनाने में मदद की है। इससे अधिक कौशल वाले लोग साइड गिग करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान ये अधिक लोकप्रिय हुआ है क्योंकि इसके कारण लोगों को जीवन यापन के लिए एक से अधिक नौकरियां या कार्य करने का समय और अवसर मिला है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना। मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण आरंभ किया है। ये परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये परियोजना 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। इसे सांसद परिषद योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण रोजगार की भूमिकाओं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, फार्म मशीनीकरण आदि में आयोजित किया जाता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हैं। विदेशों में परिसरों के लिए कार्य योजना। के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय संस्थानों के विदेशों में परिसरों की स्थापना के लिए एक विशेष और तत्काल कार्य योजना की सिफारिश की है। इसका महत्व ये है कि ये परिसर विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे। ये विदेशों में भारतीय संस्थानों के लिए एक ब्रांड का निर्माण करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों और सहयोग के साथ भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन के अवसरों का विस्तार करेंगे। इससे भारतीय छात्रों के पास इन अंतर्राष्ट्रीय परिसरों में अपने डिग्री कार्यक्रमों के एक हिस्से को पूरा करने का विकल्प होगा। पर एंड पॉलीफ्लोरो अकाइल पदार्थ यानी PFAS। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में कई स्थानों पर वर्षा का जल PFAS से दूषित पाया गया है। PFAS को चिरस्थायी रसायन भी कहा जाता है। ये मानव निर्मित रसायन हैं। इनका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर, जल विकर्षक वस्त्रों, सौंदर्य प्रसाधन, अग्निशामक फोम्स और कई अन्य ऐसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है जो ग्रीस, जल और तेल प्रतिरोधी होते हैं। PFAS अपने उत्पादन और उपयोग के दौरान मृदा, जल तथा वायु में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही वे लंबे समय तक पर्यावरण में रह सकते हैं। लेकिन PFAS से जुड़े कई जोखिम भी मौजूद हैं, जैसे कि इससे प्रजनन क्षमता में कमी आती है, बच्चों में विकास संबंधी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये शरीर के हार्मोन्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं। PFAS के कारण कुछ तरह के कैंसर बढ़ जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रित DMSO नामक एक विलायक PFAS को कम करने में मदद कर सकता है। जीन मॉड्यूलेशन। हाल ही में चीन के चावल की एक किस्म की उत्पादकता को 40% तक बढ़ाने के लिए जीन मॉड्यूलेशन का उपयोग किया गया है और ये जीन है OSDREB1C। दरअसल जीन मॉड्यूलेशन अस्थायी रूप से जीन अभिव्यक्ति के स्तर को बदलने की प्रक्रिया है। ये बदलाव आधारभूत कोशिकीय DNA में आनुवांशिक परिवर्तन किए बिना किया जाता है। आनुवांशिक संशोधन के विपरीत जीन मॉड्यूलेशन में किसी बाहरी जीन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक है बादल का फटना या मेघ प्रस्फुटन यानी क्लाउड बर्स्ट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। बादल फटना एक स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि है। ये विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक विनाश का कारण बन सकती है। हालांकि अत्यधिक वर्षा के सभी उदाहरण बादल फटने से संबंधित नहीं होते हैं। 20 से 30 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या फिर इससे ज्यादा हुई वर्षा को बादल फटने की घटना के रूप में जाना जाता है। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं हिमालयी राज्यों में देखने को मिलती हैं। यहाँ की स्थानीय टोपोलॉजी, वायु प्रणाली और निम्न तथा उच्च वायुमंडल के बीच तापमान प्रवणता ऐसी घटनाओं को सुगम बनाती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। स्कॉटलैंड, यहाँ की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने 7 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को लौटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्कॉटलैंड एक यूरोपीय देश है। ये ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का हिस्सा है। ये अपनी विस्की डिस्टिलरीज के लिए प्रसिद्ध है। स्कॉटलैंड के दक्षिण में इंग्लैंड, पश्चिम और उत्तर में अटलांटिक महासागर और पूर्व में उत्तरी महासागर है।
स्कॉटलैंड एक समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु वाला देश है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है बेन नेविस। इसकी प्रमुख नदियां हैं टेव, स्पे और क्लाइड। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है सोमालिया। यहाँ की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने एक होटल की घेराबंदी कर ली थी। इस होटल को 30 घंटे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद आतंकवादियों से मुक्त करवाया गया है। सोमालिया अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश है। ये पूर्वोत्तर अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, पश्चिम में इथियोपिया और दक्षिण पश्चिम में केन्या है। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर इसे समुद्री संपर्क प्रदान करते हैं। भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। सोमालिया एक पठारी यानी कि सपाट ऊपर उठा हुआ देश है। इसकी मुख्य नदियां हैं शेबेल्ले नदी, ये सोमालिया की सबसे लंबी नदी है, और जुब्बा नदी। इसके अलावा सोमालिया की सबसे ऊंची चोटी है करकार पर्वत में माउंट शिम्बिरिस। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।